जय हिंद। अमेरिका ने वैक्सीन निर्माण के कच्चे माल पर जो प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे एम्बार्गो कहते हैं, को क्यों हटा दिया, और भारत में कोरोना की सेकेंड वेव का पीक कब आएगा, और हमारे यहाँ बेड और ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है वो कब तक सही हो जाएगी, और हम लोग ये समझते हैं कि आखिर हमने कहाँ और गलती कर दी जिस वजह से ये इतना भयानक रूप ले लिया है। देखिए, अभी जो अमेरिका है उसने अपने यहाँ पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिसे अम्बार्गो कहते हैं। अम्बार्गो एक टेक्निकल टर्म है जिसके तहत ये कोई देश अपने यहाँ के शिप और कंटेनर को अपनी सीमा से बाहर जाने से रोकता है, जिसे अम्बार्गो कहते हैं। ट्रंप ने एम्बार्गो लगाया था, जिसमें इसका कारण था कि वैक्सीन का जो कच्चा माल है वो एक्सपोर्ट ना हो और अमेरिका में इसकी किल्लत ना आए। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने भी ट्वीट किया था, और हमारे रक्षा मंत्री ने भी वो बात की थी, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, जॉय बिडेन और कमला हैरिस को। फिर हमारे रक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने बात की होगी, उन्होंने कहा होगा कि क्योंकि हमारे रक्षा सलाहकार हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि हमने ईरान के साथ भी हमारी कोई कैसी खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिका की वजह से ही हम उससे ये जो तेल का आयात है वो रोकते आए हैं। इसमें इनसे तेल लेने में भारत का ही फायदा है, क्योंकि इस यहाँ से हमें कम दाम में तेल मिल सकता है, और ये अमेरिका की वजह से हम अमेरिका से रिश्ते रखने की वजह से हम इन्हें अनदेखा करते आ रहे हैं। क्योंकि अजीत डोवाल साहब रक्षा सलाहकार हैं, तो उनकी बातों को पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पीछे और भी कारण रहा है जिसकी वजह से अमेरिका पीछे हटा। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ट्रंप के चुनाव प्रचार में गए थे, इसलिए अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाया है। पर ये बात है कि हावड़ी मोदी में मोदी गए थे चुनाव प्रचार के लिए और कहा था कि इस बार ट्रंप सरकार, और उसी तरह नमस्ते ट्रंप में ट्रंप भारत आए थे अपनी वाइफ के साथ। पर इस प्रतिबंध को ट्रंप ने खुद नहीं लगाया था। अगर इस चुनाव प्रचार में मोदी जी के जाने पर लगाया जाता तो ये प्रतिबंध जॉय बिडेन के द्वारा लगाया जाता, पर ये खुद ट्रंप ने लगाया था। तो इसके हिसाब से ये देखा जा सकता है कि लोग अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति पे कायम रहते हैं। अमेरिकी प्रतिबंध हटने का और भी कारण ये है कि एशिया के अंदर रूस और चाइना एक साथ आ गए हैं, जिसके कारण अमेरिका को लगा कि भारत एशिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए भारत को अपने साथ रखना जरूरी है, और अफ्रीकी देशों और यूरोपियन यूनियन में जो है वो एक्स्ट्राजेनेका पर केस करने वाले हैं, क्योंकि एक्स्ट्राजेनेका ने वैक्सीन देने के लिए जो समय था उसमें डिले कर दिया है, और इसके बाद जब ये इस पे केस करेंगे तो एक्स्ट्राजेनेका सीधा सारा इल्जाम लगाएगी सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया पे, क्योंकि उसने उसी को दवा बनाने के लिए कहा हुआ है। और सीरम इंस्टीट्यूट पे आएगा तो सीरम इंस्टीट्यूट के बाद में ये इल्जाम आएगा अमेरिका पे, क्योंकि अमेरिका ने जो दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो देने से मना किया, उसकी वजह से सीरम इंस्टीट्यूट दवा ना बना पाया। इसके कारण आखिरकार में ये सारा बेइज्जती का झेलनी अमेरिका को पड़ती है। इस कारण अमेरिका इसमें पीछे हट गया। और प्रतिबंध हटाने का और एक कारण ये भारत की ये कंपनी भी है जिसका नाम है VAV लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है VAV लिपिड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक चीज बनाती है फॉस्फोलिपिड जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है इन दवाओं को, जो जॉनसन और मॉडर्ना और फाइजर के जो वैक्सीन बन रही है उसमें ये इंग्रेडिएंट होता है, जो कि भारत की तरफ से निर्यात किया जाता है। तो अगर भारत भी इशारा शर्म ये कहना चाहता था कि अगर तुम वहां से हमारी सप्लाई रोकोगे तो हम यहाँ से इसकी सप्लाई रोक देंगे, तो तुम्हारी भी दवा नहीं बन पाएगी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खिसैनी बिल्ली खंबा नोचे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि पहले जर्मनी है ना, जर्मनी दवा निर्माता में वर्ल्ड लीडर हुआ करती थी, पर अब वो स्थान भारत ने ले लिया है। ये जो है वो जर्मनी की वाइस चांसलर, जहाँ वहाँ पे प्रेसिडेंट को वाइस चांसलर कहते हैं, एंजेला मार्केल है। उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन की एक बैठक में
कहा कि जो यूरोपियन यूनियन दवा निर्माण करने में पीछे रह गया, इसलिए भारत को मौका मिल गया कि वो वर्ल्ड लीडर फार्मा में बन पाए। और इसी कारण आज वर्ल्ड में इंडिया फार्मा लीडर कंपनीज का घर है, फार्मा में लीडर बन चुका है। अगर उसकी जो सप्लाई कहीं से रोकी जाती है तो इसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये भारत को क्रिटिसाइज कर रही थी कि तुम लोग यूरोपियन यूनियन तुम आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए भारत आगे बढ़ गया। चलो कोई नहीं, बात नहीं, तुम ऐसे ही जलते रहो, हम ऐसे ही जलवे दिखाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दोगले चाइना के बारे में। चाइना ने हाल ही में भारत को सहायता भेजने के लिए कहा है उसने, पर जो उसकी शिनजियांग ये एयरलाइंस है उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि अभी भारत में कोरोना का पीक चल रहा है और जो सामान है वो भी इसी शिफ्ट के कारण आने वाला था, पर अभी रुक गया है। तो वो सामान भी रुक गया है, वो कार्गो रुक गया है, और जिसके कारण अभी भारत में जो जरूरी सामान है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। और साथ ही उसने अपने प्राइस को 40% तक बढ़ा दिया है। ये वो सब लोग हैं जिन्होंने एन वक्त पर भारत को धोखा दिया। एक एक का चेहरा हम याद रखेंगे। ये जो कि चुनाव से पहले कहती थी कि मैं इंडियन हूँ, और अब चुनाव के बाद आप कौन है, हम आपको नहीं जानते, ऐसे कह रही हैं। और ये जो बुढ़ऊ है जो बिडेन वो है, और कहते हैं कि जब मेरी जेब फटी तो सिक्कों से ज्यादा मेरे रिश्तेदार गिर गए। और देखते हैं, हर बुरे दिन का भी बुरा दिन आता है, और एक दिन ये भी टल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे देश भारत के खिलाफ है, बहुत सारे देश भारत के साथ भी हैं, जैसे कि सऊदी यूएई ने अपने बुर्ज खलीफा में तिरंगा रंग लगाकर भारत के सहयोग की दर्शाया है। और बात करें तो सऊदी अरब ने 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट किया है। और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर ने ये जो ऑक्सीजन कंटेनर जो ट्रक होती है उसको एयरलिफ्ट करके भारत भेजा है। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने तो जो ऑक्सीजन जनरेटर होते हैं वो ही भारत में भेज दिए हैं। अगर ऑक्सीजन भेजी जाएगी तो उसको रिफिल करने के लिए वापस कंटेनर को भेज के रिफिल करके लाना पड़ेगा, पर ऑक्सीजन जनरेटर अगर लगा दिए जाए तो वापस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा सकती है। और भी देश देखें तो ये जो ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन है, इन्होंने भी भारत के सहयोग दर्शाया। और ये हमारा पुराना मित्र इजराइल, ये भी हमारे साथ सहयोग में है, और ये खुद तो कोरोना मुक्त घोषित हो ही चुका है। और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन में भारत का सहयोग की बात की है। और खास बात देखें तो पाकिस्तान के ये जो अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन के है, इनका खुद का स्लोगन है कि नो रिलीजन इज हायर देन ह्यूमैनिटी। इन्होंने भी भारत को एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भेजने की बात की है, पर इससे अच्छा ये होगा कि ये इनकी जो मदद के लिए शुक्रिया, पर इससे अच्छा होगा कि ये इसको अपने यहाँ पे रखे, ताकि ये वेव जो यहाँ आई है अभी वो पाकिस्तान में भी आ सकती है, तो उसके लिए उनको इनकी जरूरत पड़ेगी। इस महामारी के दौर में भारत के उद्योगपतियों ने भी अपना बहुत सहयोग दिया है। वो चाहे टाटा हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, बिरला हो गया, इन सब ने भी अपने जो कारखानों में जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कोरोना के लिए दान में दे दिया है। और साथ ही एक बात करें, जैसे गुरुद्वारे में लंगर लगता है तो उसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी लंगर लगाया जा रहा है गाजियाबाद गुरुद्वारे की तरफ से। उन्होंने जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी को बेड या ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो ये लोग वहीं पर गाड़ियों में ही लोगों को ऑक्सीजन प्रोड्यूस मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब तक हॉस्पिटल में उसको 1-2 घंटे में उसकी व्यवस्था की जा सके तब तक इनको
रिलीफ दिया जा सके और इन्हें जिंदा रखा जा सके। साथ ही हमारी आर्मी भी साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आर्मी ने अपनी जो रिजर्व ऑक्सीजन होती है उसको भी कोरोना पेशेंट्स के लिए दे दिया है। साथ ही हमारे जनरल विपिन रावत ने ये कहा है कि जो मेडिकल स्टाफ जो आर्मी का है वो रिटायर्ड हो चुका है, तो वो अपने आसपास में जो कोविड सेंटर बने हुए वहां पे जाके अपनी सर्विस दे, ताकि जो मेडिकल स्टाफ की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो इसी तरह सब मिलकर कोरोना को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की शुरुआत में जब पीएम की तरफ से पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, उसमें लोगों ने दान किया था, जिसमें प्राइवेट कंपनियों में लगभग इतना ही, उसका एक्यूरेट डाटा तो नहीं निकल के आया, पर एक अंदाजन निकाल सकते हैं कि वो कितना कितना दान गया होगा। तो ये प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज ने कितना कहते हैं, ऐसे करके कहा जाता है कि लगभग 10,000 करोड़ का फंड इकट्ठा हुआ था। पर कुछ लोग कहते हैं कि 4,000 करोड़ का हुआ था। इसके एक्चुअल डाटा तो नहीं है, क्योंकि ये विवादों में भी रहा था कि इसका डाटा रिलीज किया जाए और इसका डाटा ना रिलीज किया जाए। तो इस तरीके से किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट पीएम केयर्स फंड के थ्रू इकट्ठा किया गया था। तो इसी का यूज लेके अब 550 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। पीएसए का मतलब है प्रेशर स्विम ऑक्सीलेट ऑक्सीजन प्लांट। तो ये अभी 550 लगाए जा रहे हैं 2021 में, और जिसपे आएगा 400 करोड़ का खर्चा। और जो कि पिछले साल भी लगाए गए थे, 2020 में 162 प्लांट लगाए गए थे। इसमें ये ऑक्सीजन को जो कि वातावरण में होती है 21% होती है ऑक्सीजन, बाकी दूसरी कैसे होती है। तो ये उसमें से ऑक्सीजन को सक करके 90% ऑक्सीजन बना लेता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें होती है 98% ऑक्सीजन होती है। तो इस तरीके से एक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सकता है, जिससे जो कोरोना के पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसके लिए ऑक्सीजन कमी नहीं होगी, और ये लगातार ऑक्सीजन बनती रहेगी, जिसके कारण आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी कोरोना पेशेंट की डेथ नहीं होगी और उसे 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता रही। रेमडेसिविर को लेके एक न्यूज है कि इसकी 23 नई फैक्ट्रियां लगाने की मंजूरी मिल गई है, जिसके कारण रोज के 3 लाख डोजेस बनाए जा सकेंगे। और यही जो है रेशियो है भारत में डेली मरीज आने का। पर हर मरीज को रेमडेसिविर लगाना जरूरी नहीं है। 50% मरीज बिना रेमडेसिविर के होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जाते हैं, और जिसके कारण इस प्रोडक्शन के कारण जो रेमडेसिविर की कीमतें बढ़ गई थी वो भी 30% तक गिर जाएगी। कि ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर की कमी हमेशा से थी। नवंबर दिसंबर में रेमडेसिविर की बहुत एक्स्ट्रा डोजेज बन गई थी, जिसके कारण कंपनियों को उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कंपनियों ने जीरो करके रखा हुआ था। फिर अब फिर से इसको चालू किया गया। ये चीजें सरकार को देखनी चाहिए कि रेमडेसिविर का जो भी दवाइयां है उनका स्टोरेज करके रखना चाहिए या नहीं रखने चाहिए। इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कोरोना आगे बढ़ के आएगा कि कम होके आएगा, ये किसी को प्रेडिक्शन नहीं होता। ये सारा काम सरकार का होता है। आम आदमी थोड़ी ये चीजें देखता फिरेगा कि आगे क्या आने वाला है। वो तो ज्यादा से ज्यादा मास्क लगा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकता है, पर बाकी चीजें तो सरकार को देखनी पड़ेगी। एक अजीब बात और ये है कि अभी तक भारत में जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है कोरोना वायरस की वो नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल सकता कि ये जो वायरस आया है वो कौन सा है, वो ब्राजील वाला है, ब्रिटेन वाला है, साउथ अफ्रीका वाला है, कौन सा है। तो अगर चाइना ने ये काम सबसे बढ़िया किया था, जब उसके वहां पे कोरोना वायरस आया तो उसने सबसे पहले उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग निकाल दी थी, जिसके कारण उसकी वैक्सीन बनने में बहुत आसानी हुई और तेजी से बन पाई। पर भारत में अभी तक इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की है। तो जब आप
कोरोना टेस्ट कराते हैं तो वो कोरोना टेस्टिंग में या तो आता है आप पॉजिटिव है या फिर आप नेगेटिव है, पर ये नहीं बताया जा सकता कि आप कौन से ब्राजील वाले से, ब्रिटेन वाले से, साउथ अफ्रीका वाले से, कौन से वेरिएंट से आप प्रभावित है। अगर इनसे प्रभावित है या फिर क्या चाइना वाले से प्रभावित है, अगर इनसे प्रभावित है तो आपको खतरा है, और इस चाइना वाले से है तो वो शायद थोड़ा कम खतरा हो। पता नहीं पता नहीं हम जनवरी फरवरी में इतने ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे चले गए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि हम कोरोना से जीत लिया है हमने कोरोना, और हम कोरोना की वैक्सीन बना के हम दुनिया को कोरोना से मुक्त करना चाह रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना। और जिस टाइम हमें ऑक्सीजन से बनाने, ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा बढ़ाना या ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए थी, कोरोना के सेकंड वेरिएंट के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, उस टाइम हमारे यहाँ पे चुनाव के भाषण लेके जा रहे थे कि बंगाल चुनाव में हमें कि कौन सा भाषण कहाँ होगा, क्या रैलियां होंगी। तो इसमें एक पार्टी का हाथ नहीं है, सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो गई या फिर ममता बनर्जी की हो गई, कि सब यही देख रही थी कि चुनाव है, वह कोई वेस्ट बंगाल में चुनाव हो या असम में चुनाव हो। साथ ही हम देखे, हमने ये नहीं देखा, हम यहाँ से अपनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में भेजने चाह रहे थे, तब जहाँ की इसराइल में भी अपनी दवाई चल रही थी, पर उसने किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया, पहले खुद के वहां पे कोरोना मुक्त हुआ और आज वो कोरोना मुक्त घोषित है। और साथ ही हम देखें तो चुनाव विभाग में भी अजीब तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहा था, जैसे ये सारी ईवीएम मशीन जैसे कोई कोरोना की वैक्सीन रखी हुई है, उस तरीके से वो कोरोना को भूल के चुनाव की तैयारी कर रहा था। और ये जो है सुनील अरोड़ा साहब, ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो बाद में रिटायर्ड हो गए, इनको पता है कि मेरे को ये अंतिम काम है, इसके बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा और फिर किसी न किसी राज्य का राज्यपाल बन के नियुक्त हो जाऊंगा, किसी और दूसरे पद पे चला जाऊंगा। तो इन्होंने ये कोरोना को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि जो चुनाव आयोग है उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव आयोग में चुनाव करवा के लोगों को एक भीड़ इकट्ठा करके लोगों को मारने की साजिश कर रहा है। इस तरीके से इस पे एक केस होना चाहिए। और बंगाल के लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने इतने भर भर के अपने नेताओं को खुश करने के लिए भीड़ इकट्ठी की थी, तो उसका खामियाजा आपको थोड़े दिनों में भुगतना पड़ेगा। आपके यहाँ पे थोड़े ही समय में लाखों में जिस संख्या में कोरोना के पेशेंट आएंगे और उसको संभालना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। कोरोना वायरस में के बीच राजनीति भी अपने हिसाब से चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो वो चीज वो 70 साल में ना कर पाए, वो भाजपा ने 7 साल में कर लिया। पता नहीं ये कौन से 70 साल है, कांग्रेस का शासन सिर्फ अभी तक 54 साल तक रहा है, और ये कोई सरकार की बात नहीं है। चाहे किसी भी सरकार के रूप में अंडर में देख लो, कोरोना की महामारी ज्यादा ही फैल रही है। चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो भी वहां पे कोरोना महामारी बुरी तरीके से फैली हुई है, और महाराष्ट्र में भी यूपी जो शिवसेना की सरकार है वहां पे भी फैली हुई है, और बिहार में बाहर है क्योंकि वहां नीतीश कुमार है, पर वहां पे भी कांग्रेस ये कोरोना की महामारी फैली हुई है। और हमारे ये प्रधानमंत्री जो पूरे देश में घूम घूम के रैलियां कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कोरोना की महामारी बढ़ने में सहायक हुई है। और इसी कोरोना के बीच में हमारे सारे चुनाव भी हो गए, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो या फिर बिहार का पिछले साल जो चुनाव हुए थे वो, या फिर मध्य प्रदेश में जो मध्यवर्ती चुनाव है वो सारे संपन्न कराए गए। और इसी बीच किसी को ये चिंता नहीं है कि कोरोना को कैसे रोका जाए, सभी को पहली अपनी छवि बचानी है, तो लोग अपनी जो ये ट्वीट डिलीट करने में लगे हुए हैं कि ताकि उनकी वो छवि बची रह सके। और हमारे योगी आदित्यनाथ जिन्होंने पिछले साल नोएडा के डीएम को डांट दिया था कि आप बड़ी मीटिंग में मास्क नहीं लगा हुआ, ये नहीं लगा हुआ, और फिर उन्होंने वहां से ट्रांसफर किया, और इस बार वो पता नहीं एक कहाँ लगे हुए। अभी इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा सा कहा था कि लॉकडाउन की जरूरत है, पर किसी ने लॉकडाउन के उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई लॉकडाउन लगाया गया। खुद के देश में हम न्यूज के थ्रू अपना खुद की बड़ाई कर करके कोरोना के
जो गंभीरता है उसको कम कर सकते हैं। पर जो देश दुनिया में अगर जो दुनिया के रूप में जो हमारी जो भारत की छवि बनी है वो उससे हम नकार नहीं सकते। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो वर्ल्ड प्रतिष्ठित अखबार है उसके अंदर भी ये लखनऊ की जो तस्वीर है जिसमें कि के लिए हम कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, तो ये उसके शमशान घाट की ये तस्वीर है जिसमें लाशों को जलाने के लिए जगह भी कम पड़ रही है। तो इस तरीके से हमारी वर्ल्ड मीडिया में तू हो रही है कि भारत त्योहारों में चुनाव में इतना मशहूर हो गया और उसने कोरोना को बहुत अनदेखा किया और बहुत हल्के में लिया, जिसके कारण उसको आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और भारत में अभी कोरोना का पीक चल रहा है और सेकेंड वेव भारत में बुरी तरीके से फैल रही है और ये सारा भारत के ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अब काम की बात देखें तो अभी ये भारत में कोरोना की जो पीक पहुंचने में जो थी वो एकदम से पीक पहुंच गया है। और इस ये पीक पहुंचेगा लगभग 15 से 20 मई तक, क्योंकि तब तक जो जरूरी चीजें इस कोरोना वायरस को कम करने के लिए जैसे ऑक्सीजन प्लांट वगैरह की जो ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़ेगी वो भारत अभी कम पूरी नहीं कर पाएगा। और 15 से 20 मई तक लगभग रोजाना 6 लाख केसेस आने की संभावना है। और उसके बाद ये जिस तरीके से जितनी तेजी से ये अपनी पीक पे पहुंचा है उतनी ही तेजी से वापस नीचे गिरेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चढ़ा है उसी तरीके से ये आएगा। कोरोना की फर्स्ट वेव की तरह ये धीरे धीरे कम नहीं होगा और एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से जिस जब भारत अपनी जरूरी सारी सामग्रियां जुटा लेगा तो वो किसी भी कोरोना पेशेंट को मरने नहीं देगा। क्योंकि अगर रोज ज्यादा से ज्यादा अगर केस आएंगे तो उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन होंगे, तो हम उनको मरने ना देकर उनकी सही से इलाज करके उन्हें ऑक्सीजन पहुंचा के रिकवर करने में सक्षम हो पाएंगे और कोरोना भी एक आम बीमारी की तरह इलाज वाली बीमारी हो जाएगी। कोरोना को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका वैक्सीनेशन, जो कि 1 मई से शुरू हो गया है। 1 मई से 18 से लेकर जो भी 45 साल के जो भी लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। और पर सरकार के पास एक समस्या है कि इस कोविड की जो वैक्सीन है उसको इस तरह बॉक्स में रखा जाता है जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर होता है, जिसके कारण वो दवा खराब नहीं होती। उसको कैसे गली मोहल्ले तक घर तक पहुंचाया जाए और ज्यादा भीड़ भी ना हो और हर एक को वैक्सीनेशन आसानी से उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए सरकार एक चीज अपना सकती है कि हर शहर में आइसक्रीम के जो फैक्ट्रियां वगैरह होती है वहां पे कई वर्कर होते हैं जो इस तरीके से रोज आइसक्रीम का ये ठेला लेके निकलते हैं जिसमें टेम्परेचर लो होता है और वही टेम्परेचर होता है जो कि इस वैक्सीन को सही रखने के लिए खराब होने से बचाने के लिए जो टेम्परेचर दिया जाता है इस बॉक्स के अंदर वही टेम्परेचर इसी बॉक्स में होता है। तो इस बॉक्स में वो ये हर शहर में फैक्ट्रियों में ये लोग उपलब्ध होते हैं। और कोरोना के कारण इन गरीब दिहाड़ी मजदूर या दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों की जो भी रोजगार था वो भी छिन गया है। तो सरकार एक काम कर सकती है कि इन ठेलों का उपयोग करके इन वर्करों का काम में लेके हर फैक्ट्री में एक अपना उच्च अधिकारी बैठा कर उसकी निगरानी में ये सारी वैक्सीन को इन आइसक्रीम वालों के थ्रू इन बॉक्स में डालकर गली मोहल्ले तक पहुंचाया जाए और इनके साथ एक कि नर्स भी रखी जाए और इनके पास एक भोंपू होता है जिसके कारण वो गली मोहल्ले में जाके बजा के लोगों को इंडिकेट कर सकता है कि वैक्सीन जिसको लगानी है वो लगा सकता है, जिसके कारण गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक वैक्सीन की पहुंच हो जाएगी और इन जो रोज कमाने और खाने वाले लोगों को भी रोजगार मिल सकता है, क्यों जिस एक पंथ से दो काज हो सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन भी सबको लगाने में आसानी होगी और इन लोगों को अपनी मजदूरी भी मिल जाएगी।
आगे देखें तो कि ये एक महिला है जो अपने पति को कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आई, पर उसको वहां पे बेड नहीं मिला, ना ही उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई उसको दी गई। तो उसने हर कई जगह फोन लगाए कर अलग अलग हॉस्पिटल में जाके देखा, पर उसको कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। तो उसने अपने मुंह से अपने हस्बैंड को सांस देकर जीवित रखने की कोशिश की, पर वो इसमें नाकाम रही और उसके पति की डेथ हो गई। और इस तरीके से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये रामनवमी का महीना था जिसमें हर जगह राम राम के जप हो रहे थे, पर राम नाम सत्य के जप होने शुरू हो गए। और देखें तो ये रमजान का महीना भी है जिसमें लोग रमजान की मिठाई वगैरह लेने के लिए बाहर घर से बाहर निकलते थे, पर वो अब वहां पे कफन लेने के लिए निकल रहे हैं। गुजर रहे हैं हम ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो जा रहे हैं जरा से जुकाम से। सारी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई। वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही अब दवा हो गई। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब 15 से 20 मई तक अपने आप को बचा के रखें, जिसके बाद ये बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी और इसकी वैक्सीन और जो भी जरूरी इक्विपमेंट है वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बुरे वक्त का ये है कि वो बहुत धीरे धीरे करता है, पर कट जाता है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।